हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को, उनकी तैयारी के दौरान आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में। बेरट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे उसे समझा जाए, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो से जुड़ जाइए। कल तक हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमारा पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डील करता है, हम वो कल कर चुके थे। आर्टिकल 45 से लेकर के 51 तक कल हमने किया था। अगर यदि आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप यहाँ पर ऊपर इन्फॉर्म आई ऊपर आ रहा होगा, उसका लिंक आ रहा होगा, वो जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 4A, जो कि हमारा 42nd अमेंडमेंट से 1976 के अंदर जोड़ा गया था, जो कि बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, कि एक सिटीजन के, एक भारत के, एक नागरिक के, एक इंडिया के एक सिटीजन के क्या 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 उनकी ड्यूटीज होनी चाहिए, ये इन सब के बारे में बात करता है। इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। पार्ट 4A के अंदर केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के साथ डील करता है। ये क्या कहता है कि हमारा हम जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनकी अपने देश के प्रति क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ये उस सब के बारे में बात करता है। तो हम ज़्यादा समय ना अब लगाते हुए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके अंदर एक ही आर्टिकल है, मैंने जैसे आपको बताया, आर्टिकल 51A। तो देखिए हमारा आर्टिकल 51A अब क्या कहता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा आर्टिकल 51A, ये रहा पार्ट 4A, जिसको जो है 46th अमेंडमेंट से 1976 के अंदर जोड़ा गया था। और ये जो हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। ये यूएसएसआर जो उस समय आपको पता होगा कि सोवियत रूस हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, ये उसके अंदर रशिया और 15 देश अलग होते थे। 1991 में फिर वो 15 देशों में बंट गया था, रशिया और अलग 14 अलग जो देश हुए हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, ये इनके अंदर बंट गया। तो पहले ये एक यूएसएसआर हुआ करता था, और इसी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अपनी ली थी। शुरुआत में ये जब हमने लिया था 1976 में। अच्छा ये जो है कौन सी कमेटी थी, कई बार कमेटी भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर यह लागू हुई थी। ये हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये किस कमेटी की सिफारिशों से हमने ली थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण स्वर्ण सिंह, ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में उस टाइम मंत्री हुआ करते थे। तो इनकी इनकी कमेटी की रिपोर्ट पर ही जो है हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था, और उसी के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जो है इंक्लूड किया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल 51A के बारे में। देखिए क्या कहता है हमारा आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो ड्यूटीज हैं ये केवल सिटीजन्स तक ही सीमित है। जो हमारे इंडिया के जो जितने भी हम सिटीजन्स हैं, केवल उन्हीं के तक सीमित है यहाँ पर। ठीक है, क्या कहता है कि नंबर 1, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। क्या कहता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय का मतलब होता है संविधान की पालना करना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करे।
उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करे, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, और जितने भी उसके संविधान के जो आदर्श हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, और जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जितने भी कोर्ट्स हैं, ये सब हो गई। ये जितने भी नेशनल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं, इन जो है उन सब का जो है सम्मान करे। नेशनल फ्लैग, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है हमारा, उसका सम्मान करे। और जो नेशनल एंथम, यानी जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जो है हमारा, यानी जन गण मन, उसका सम्मान करे। तो यानी हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या होगी कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू आर्टिकल 51 ए के तहत जो हमारा क्लोज ए है, जो कि हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है, क्या कहता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो यानी आप सीधी सी बात है, इसको अगर आप सीधा ध्यान रखना चाहे तो ये ध्यान रखिए कि जो हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो रिस्पेक्ट करने के बारे में बात करती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट हो, उसके आइडियल्स की रिस्पेक्ट हो, हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनकी रिस्पेक्ट हो, इन सब के बारे में बात करती है। अब आते हैं हम आर्टिकल 50, अच्छा इसको एक बार हिंदी में और देख लेते हैं क्या कहता है ये, हिंदी में देख लेते हैं बारे क्या कहता है। मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का आर्टिकल 51 का क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। यानी क्या होगा कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। संविधान का पालन करे, संविधान में लिखी बातों का मतलब उनको फॉलो करे, उसके आदर्शों का, उसकी संस्थाओं का, आदर्श का मतलब होता है कि किन बेसिस के ऊपर, किन विचारों के ऊपर हमारा जो संविधान बात करता है। जैसे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, इस तरह से जो भी जितने भी जो आइडियल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में बात करता है। और संस्थाएं यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मैंने आपको बताया, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का सम्मान करे, हमारे नेशनल फ्लैग का सम्मान करे और हमारे नेशनल एंथम का सम्मान करे। ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो है आर्टिकल 51 ए क्लोज बी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ध्यान रखिएगा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। चेरिश का मतलब होता है किसी बात को अपने दिल में बसा के रखना, ठीक है, किसी चीज़ को अपने दिल में संजो के रखना, उसको बसा के रखना। एंड फॉलो, और उस फॉलो मतलब चेरिश यानी उसको अपने दिल में संजा के रखे और उसको फॉलो करे, किस चीज़ को, जो नोबल आइडियल्स, जिसने हमारी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो था, जो हमारी जो फ्रीडम के लिए जो हमारा जो स्ट्रगल था उसको इंस्पायर किया, उन आइडियल्स को जो है अपने हृदय में संजो के रखे, उसमें अपने दिल में बसा के रखे और उनको फॉलो करे। दोबारा देखिए, आर्टिकल 51 ए का क्लोज बी जो है वो हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या कहता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कि उन आइडियल्स को, नोबल आइडियल्स को, नोबल का मतलब होता है शिष्ट, नोबल का मतलब होता है सदा, आदर्श कह लीजिए, उसको शिष्ट कह लीजिए, ठीक है। क्या कहता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल, जो हमारे जो नोबल आइडियल्स थे, जिन्होंने हमारी जो नेशनल स्ट्रगल थी, आज़ादी के लिए जो हमारी राष्ट्रीय लड़ाई थी, उन सबको, उनको जो है प्रेरित किया, उनको इंस्पायर किया, उसको, उन आइडियल्स को जो है वो चेरिश करे, यानी उसके अपने दिल में उनको जगह दे, अपने दिल में बसा के रखे और उनको फॉलो करे। ये जो है हमारा आर्टिकल 51 ए का क्लोज बी कहता है, जो कि हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसको आप यूं ध्यान रखिएगा कि
चेरिश और फॉलो नेशनल स्ट्रगल, कि जो हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको जो है चेरिश, उसके आइडियल्स को चेरिश करे, उसको अपने दिल में बसा के रखे, हमेशा याद रखे और उनको फॉलो करे। और इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। भाई हिंदी में क्या कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। क्या कहता है आर्टिकल 51 कै का क्लोज ख क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे तथा उनका पालन करे। यानी उन आदर्शों का पालन करे, उनको अपने दिल में बसा करके, जिन्होंने जो है हमारा जो नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम था, यानी जो हमारा आज़ादी के लिए जो हमारी लड़ाई थी उसके लिए इंस्पायर किया, उसके लिए प्रेरित किया, उन सब आइडियल्स को जो अपने हृदय में संजो के रखे और उसका पालन करे। ठीक है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, अब हम तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं। तीसरी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कहती है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या कहता है तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी हमारी आर्टिकल 51A का क्लोज सी क्या कहता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपहोल्ड का मतलब होता है उसको बना के रखना, उसको आगे संवर्धन करना, उसको आगे प्रमोट करना। ठीक है। और प्रोटेक्ट का मतलब उसकी रक्षा करना। क्या करना कि वो संवर्धन करे और रक्षा करे किस चीज़ की, सोवरेनिटी यानी हमारी संप्रभुता, यूनिटी हमारी एकता और इंटीग्रिटी अखंडता हमारी इंडिया की। तो क्या कहता है कि जो हमारी तीसरी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो प्रोटेक्ट करके रखे। इस बात से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। क्या कहता है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यही तीन वर्ड आपको ध्यान होगा कि जो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया जो है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये प्रियम्बल के अंदर भी यूज किए गए हैं। ठीक है। तो क्या कहता है आर्टिकल 51A का क्लोज सी क्या कहता है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उसका संवर्धन करे। संवर्धन का मतलब उसको आगे और बढ़ाए, खुद तो बना के ही रखे, खुद के अंदर तो उस बात को जीवित ही रखे, आगे और भी बढ़ाए, औरों को कहे, दूसरों को कहे। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं हम। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अक्षुण्ण का मतलब होता है कि अपहोल्ड यानी कि उसको प्रोटेक्ट ही करके रखना, एक तरह से प्रोटेक्ट होता है। क्या कहता है कि भारत की प्रभुता यानी सोवरेनिटी, एकता यानी यूनिटी और अखंडता यानी इंटीग्रिटी की रक्षा करे यानी प्रोटेक्ट करे और उसको अपहोल्ड करे। ये हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद हम चौथी फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं। चौथी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो है आर्टिकल 51A का क्लोज डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। क्या कहता है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि अपनी कंट्री को डिफेंड करे यानी अपनी कंट्री की रक्षा करे और नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। नेशनल सर्विसेज का मतलब कंट्री के लिए जो है, कोई मान लिया कि सपोज कीजिए कभी आपको कोई नेशनल लेवल पे कोई सर्विस करने के लिए अगर आपको इमरजेंसी के अंदर बुला लिया जाए तो वो नेशनल सर्विस, जब उसको ऐसा करने के लिए कहा जाए, क्या कहा जाए, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तब वो जो है कंट्री को डिफेंड करे और कंट्री के लिए जो है अपनी कोई नेशनल सर्विस है, जो कंट्री की कोई सर्विस है तो वो उसको करे। इसको हम हिंदी में भी देखते हैं। क्या कहता है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। यानी आर्टिकल 51 कै का जो है घ पॉइंट देखिए आप, देश की रक्षा करे यानी डिफेंड करे कंट्री को और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
ठीक है, जब उसको कहा जाए कि आइए आपकी सर्विस की ज़रूरत है तो बिल्कुल उसको सर्विस देनी होगी, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर उसको सर्विस देनी होगी। ये हमारा आर्टिकल 51A का क्लोज डी था, जो कि हमारी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। क्या करे कि आपसी भाईचारा बनाए, और उसका जो है हार्मनी का मतलब होता है समानता, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और आपसी भाईचारे को की जो है स्पिरिट है उसको बनाए, प्रमोट करे अमंगस्ट ऑल द पीपल, सभी पीपल्स ऑफ इंडिया, अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practice। अच्छा, ये दूसरा पहले यहाँ तक समझते हैं हम। क्या कहता है कि समान भाईचारे को बनाए रखे, उसकी भाईचारे की जो हमारी स्पिरिट है उसको बनाए रखे, सभी पीपल, जितने भी इंडिया के जितने भी लोग हैं भारत के, उन सब के बीच में भाईचारा बनाए रखे। वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी एरिया क्षेत्र के हों, या सेक्शनल डाइवर्सिटी, जो भी सेक्शनल या रीजनल डाइवर्सिटीज है, या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज हैं, या रिलीजियस डाइवर्सिटी है। ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है उनको परे करके। ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है कि जो जितनी भी डाइवर्सिटीज दी हुई है इन सबको परे करके सभी के बीच में कॉमन ब्रदरहुड की जो स्पिरिट है उसको प्रमोट करे और हार्मनी को प्रमोट करे। और अगला पॉइंट क्या कहता है कि टू प्रमोट, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और ऐसी सभी प्रथाओं को छोड़े। रिनाउंस का मतलब था छोड़ना, और प्रैक्टिसेस का मतलब प्रथाएं, जो कि किसी महिला की डिग्निटी, वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ है, ऐसी कोई भी प्रथा है तो उसको छोड़े। ये हमारा आर्टिकल 51A का क्लोज ई कहता है। दोबारा सुनिएगा, क्या कहता है कि टू प्रमोट हार्मनी, हार्मोनी का मतलब होता है आपसी भाईचारा, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और जो हमारा कॉमन ब्रदरहुड है यानी भ्रातृत्व जो है, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के बीच में, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, जो हमारी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या जो रीजनल और जो सेक्शनल, जो भी हमारी विभिन्नताएं हैं, जो डाइवर्सिटीज है, उन सबको परे रख करके, यानी उनको जो है बीच में ना लेकर के आए, उन सबको परे रख के सभी जो इंडिया के जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर भाईचारे की जो भावना को प्रमोट करे। ये बात ये कहता है। और अगली लाइन क्या कहता है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, जो वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ अगर कोई प्रैक्टिस है तो उसको रिनाउंस करे, यानी कोई प्रथा है जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ है, उस प्रथा को वहीं पर छोड़े, उसको रिनाउंस करे। देखिए क्या कहता है, इसको हिंदी में देखते हैं बड़ी, हिंदी में क्या कहता है ये, भारत के सभी लोगों में समता, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। वही बात है, वही क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता का मतलब होता है हार्मनी, कि सभी लोग बराबर हों, किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करे, और समान भ्रातृत्व तो सबके साथ समान रूप से भाईचारा रखे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म यानी रिलीजन, भाषा यानी लैंग्वेज या प्रदेश यानी रीजन, और वर्ग का मतलब सेक्शन पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, उनके ऊपर जितने भी जो है उस पर जो बेस्ड जो हमारे भेदभाव है, जो डाइवर्सिटीज है, उन सब से वो परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यानी टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये जो हमारा ये बात कहता है, तो ये हमारा आर्टिकल 51A का जो क्लोज ई है, यानी जो हमारा पांचवा जो फंडामेंटल राइट है वो ये बात कहता है। क्या कहता है, दोबारा सुनिएगा, देखिए इसको सिंपल सी भाषा में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51A का क्लोज ई क्या कहता है, पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी क्या कहती है, पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है कि सभी लोगों में जो है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी प्रदेश यानी रीजन के हों, या सेक्शन किसी भी सेक्शन के हों, उनके बीच में कोई भेदभाव ना करे, और उनको जो है सभी को जो है सभी में हार्मोनी यानी समान भावना जो उसके अंदर
का प्रमोट करे और सबके अंदर कॉमन भाईचारा, कॉमन ब्रदरहुड उनके अंदर प्रमोट करे। और ऐसी कोई अगर प्रैक्टिस या प्रथा है जो महिलाओं की यानी वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ है तो उस प्रैक्टिस को वहीं पर छोड़ दे। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 51A का क्लोज ई था। उसके बाद हम क्लोज एफ एफ की बात करते क्या कहता है क्लोज एफ, यानी हमारी छठी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारी कंपोजिट जो कल्चर है उसकी जो हेरिटेज जो है उसको वैल्यू करे, उसकी जो है उसका जो है आदर करे और उसको प्रिजर्व करके रखे यानी उसको सुरक्षित करके रखे। जो हमारी रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई भी आप लगा लीजिए, जैसे वन्य जीव वगैरह होते हैं, जो भी हमारी कल्चर होती है, ठीक है, जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनके जो है हेरिटेज जो है उनको जो है वो क्या कहते हैं कि उसको जो है वैल्यू करे, उसकी जो है आदर सम्मान करे उसका और उसको प्रिजर्व करके रखे। यही हमारा क्लोज एफ है, यानी हमारी छठी फंडामेंटल ड्यूटी है। दोबारा सुनिएगा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारे कंपोजिट कल्चर की जो रिच हेरिटेज है उसकी वैल्यू करे और उसको प्रिजर्व करके रखे। इसको हिंदी में हम देख लेते हैं हमारी क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। यानी जो हमारी संस्कृति है उसकी क्या परंपरा रही है, क्या उसकी गौरवशाली जो हमारी परंपरा, यानी सीधी सी बात कहते हैं कि हमारा जो इतिहास वगैरह है, जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनका जो है महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे, उनको प्रिजर्व करके रखे। ये हमारा आर्टिकल 51A का जो है क्लोज एफ, यानी यहाँ पे हिंदी में कहा जाए तो अनुच्छेद 51 क का च, ये हमारी ये बात कहता है। ठीक है, जो भी हमारी कंपोजिट कल्चर जो भी रही है उसका जो सम्मान करे और उसका जो है प्रिजर्व करके उसको रखे। ये हमारी छठी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कहती है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। यानी क्या कहता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। कंपैशन का मतलब है सभी के लिए प्यार। ठीक है, जितने भी जो लिविंग क्रिएचर्स है सबके लिए उसमें प्यार हो। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जैसे कि जंगल, फॉरेस्ट, लेक्स यानी झीलें, नदियाँ, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, जो वनों के अंदर जो जंगलों में जो जीव रहते हैं उन सब को जो प्रोटेक्ट करे और उनका जो है प्रोटेक्ट तो करे ही करे, साथ में उनमें इम्प्रूवमेंट भी करे। और जो जितने भी जो हमारे अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं सबके लिए जो कंपैशन हो, यानी उनके सबके लिए उसके हमारे मन में जो है प्यार होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 51A का क्लोज जी था, जो कि हमारी सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी है। इसको एक बार हिंदी में वो देख लेते हैं क्या कहता है। प्राकृतिक पर्यावरण की, ये हमारा ये ना 6 पॉइंट, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झीलें, नदी और वन्य जीव हैं उसकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। दया भाव मतलब वही प्यार रखे सभी से, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सबसे प्यार करे, बराबर सबसे दया भावना रखे। तो ये हमारा जो सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी थी। उसके बाद हम आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करते। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा स्पीड में मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमें याद रखनी है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखने का मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी मतलब ये सिर्फ हमें रटना है, हमें याद रखना है। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा ये फंडामेंटल, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A के कौन से क्लोज के अंदर दी हुई है। तो ये क्लोज वगैरह सारा कुछ क्लोज वाइज जो है हमें इसको याद रखना पड़ता है। इसके लिए कोई लगभग कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहे तो बेशक बना सकते हैं, परंतु इसको आर्टिकल 51A को बिल्कुल एकदम एज इट इज, देखिए याद करना बहुत ही आसान है। 11 तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 अलग अलग लाइनें हैं, तो उसकी तो हमें याद रखना है।
बस यही होता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि ना इसमें कुछ समझाने का है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वैसे तो हम एनफोर्स करवा नहीं सकते कोर्ट से, परंतु इसके ऊपर कोई कानून वगैरह बना करके जो है, अगर पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कोई कानून वगैरह बना रखा तो फिर हम इसको उस कानून के तहत जो है हम इसको एनफोर्स करवा सकते हैं। उसके बाद अगला अगला क्या कहता है कि हमारी 8वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है, अब वो देखिए वो क्या कहती है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्या कहता है कि अपने अंदर क्या डेवलप करे, जो साइंटिफिक टेम्पर है, ह्यूमनिज्म यानी मानवता है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, और हमेशा जो है रिफॉर्म करने की, इंक्वायरी करने की, ठीक है, अपने अंदर नए नए चेंजेस लाने की जो है स्पिरिट जो है वो उसको डेवलप करे। इसको हम हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या कहता है, देखिए कितनी अच्छी सी अच्छी बातें लिखी हुई है हमारी इसके अंदर कि भाई क्या क्या हमारा ड्यूटी होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद यानी ह्यूमनिज्म, और ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन का मतलब इंक्वायरी तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये जो है आपको क्या कर रखा है, ये अपने अंदर की बात है कि सिटीजन को अपने अंदर इन चीज़ों का विकास करना चाहिए। क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली देखना, किसी भी चीज़ के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। मानववाद, ह्यूमनिज्म यानी एक दूसरे जितने भी जो ह्यूमन हैं उनके 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 प्रति दया भाव रखना। ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन का मतलब किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना, जितना जो उतना जानने की कोशिश करना। और सुधार, और हमेशा अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करना, उस सब की भावना का विकास करे। ये हमारा आर्टिकल 51A का क्लोज एच यानी जो हमारी 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहती है। उसके बाद हम अगला बात करते हैं 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, जो कि है हमारी आर्टिकल 51A का क्लोज आई। क्या कहता है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड करे यानी उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी सुरक्षा करे, और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब छोड़ देना, और जो वायलेंस है, जो हमारी हिंसा है उसको छोड़ दे, उससे दूर रहे। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 51A का क्लोज आई जो कि हमारी 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, 9th फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है कि टू सेफगार्ड क्या कहती है, क्लोज आई जो हमारी 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है क्या कहती है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी सामाजिक जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो सरकारी सीधी सी लैंग्वेज में कहा जाए, जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको जो है सेफगार्ड करे, उसकी सुरक्षा करे, और वायलेंस यानी हिंसा से दूर रहे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि दूर रहना, यानी किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहे। अब इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। वही बात होगी ना, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति, उसको सुरक्षित रखे यानी उसको सेफगार्ड करके रखे, और हिंसा से यानी वायलेंस से दूर रहे। ये हमारी 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद हम 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। 10वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, आर्टिकल 51A का क्लोज जे, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। कि क्या करे कि हमेशा जो है एक्सीलेंस की तरफ बढ़े सभी स्पीयर्स के अंदर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कलेक्टिव हो, ठीक है, ताकि जो हमारा नेशन है वो कॉन्स्टेंटली राइज करके हाइयर लेवल्स पे किस चीज़ के, हमेशा एंडेवर के, और अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धियों के नए नए लेवल्स पे जो है ऊंचे से ऊंचे लेवल पे जो हमारा नेशन जो कॉन्स्टेंटली राइज करता रहे। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 51A का क्लोज जे जो कि हमारी 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी है क्या कहती है, टू स्ट्राइव टुवर्ड, स्ट्राइव टुवर्ड का मतलब होता है कि प्रयासरत रहे, उसकी तरफ बढ़े। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब हिंदी में कहा जाए तो उत्कर्ष, बढ़ोतरी। इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, जितनी भी इंडिविजुअल है कलेक्टिव एक्टिविटीज हैं, इंडिविजुअल का मतलब खुद की और कलेक्टिव का मतलब पूरे ग्रुप की
या पूरे देश की, उन सभी के स्पीयर्स के अंदर जो है एक्सीलेंस को की तरफ बढ़े, ताकि जो हमारा नेशन है वो कॉन्स्टेंटली हायर लेवल्स पर पर राइज करता रहे, जो कि हमारे एंडेवर के और अचीवमेंट के, यानी हमारा नेशन जो नई नई अचीवमेंट प्राप्त करता रहे। ये हमारा जो 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी आर्टिकल 51A के क्लोज जे के तहत। इसको अब हिंदी में वो देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, यानी वो ना व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, और सामूहिक का मतलब कलेक्टिव गतिविधियों यानी एक्टिविटीज के सभी क्षेत्रों में, यानी सभी स्फीयर्स में उत्कर्ष की ओर, उत्कर्ष मैंने बताया था एक्सीलेंस को ही हिंदी में कहते हैं उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे कि राष्ट्र यानी नेशन निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि में नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब क्या कहता है कि जो हमारी ये क्या ड्यूटी है, 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि निरंतर जो है हम नए नए उत्कर्ष की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते रहे, ताकि जो हमारा देश जो है वो नई नई उपलब्धियों की, नई नई ऊंचाइयों को यानी अचीवमेंट को जो है प्राप्त कर सके। ये हमारी आर्टिकल 51A के तहत हमारी 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी। और अब आते हैं हम आर्टिकल 51A के तहत जो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो दे रखी है। ध्यान रखिएगा, जब 1976 के अंदर जब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी आर्टिकल 51A जोड़ा गया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तब केवल इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ही जोड़ी गई थी। जो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86th अमेंडमेंट से 2002 के अंदर इसमें जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट से जो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 51A का क्लोज के, ये जो है हमारा 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट, जिससे कि हमारे आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। आर्टिकल 45 के अंदर भी मैंने कल आपको बताया था कि कुछ चेंज किया गया था, ठीक है, जो कि हमारा 86th अमेंडमेंट 2002, जो कि हमारा सीधी सी बात है राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। आर्टिकल 21A से जो जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A जिससे जोड़ा गया था कि जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जग का जो प्रोविज़न करता है, वो जो जोड़ा गया था उसी अमेंडमेंट से, उसी 86th अमेंडमेंट से जो है हमारा आर्टिकल 51A के तहत भी एक नया क्लोज जोड़ा गया था, क्लोज के, जो कि कहता है कि हु इज ए पेरेंट, क्या कहता है, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन, जो कोई पेरेंट हो या कोई गार्जियन है, तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। क्या कहता है कि जब जहाँ पर यदि कोई पेरेंट है या कोई गार्जियन है, तो वो उसकी ड्यूटी है क्या करे कि वो अपने बच्चे को चाइल्ड का मतलब बच्चा, यानी पेरेंट है तो बच्चा, और वार्ड का मतलब ना गार्जियन है तो वार्ड का मतलब जिसकी आपके पास ड्यूटी होती है उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको एजुकेशन की। अगर वो 6 से लेकर के 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, अगर आप पेरेंट हैं या गार्जियन है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। ये हमारी आर्टिकल 51A के तहत जो है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। दोबारा सुनिएगा क्या कहता है, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन, यदि वो पेरेंट हो या गार्जियन हो, तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, तो वो अपने बच्चे को जो है एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए। अगर उसकी उम्र 6 से लेकर के 14 साल तक के 6 से लेकर के 14 साल तक के बीच में है, यानी क्या कहता है, सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो आर्टिकल 51A का क्लोज के क्या कहता है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना सभी पेरेंट और गार्जियन जो भी होंगे उनका जो है उनकी फंडामेंटल ड्यूटी होगी, उनका मौलिक कर्तव्य होगा। इसको हम हिंदी में एक बार वो देख लेते हैं। यदि माता पिता या संरक्षक है, संरक्षक का मतलब गार्जियन, तो 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बालक या प्रतिपाल्य का मतलब वार्ड
के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी अगर आप जो है पेरेंट हैं या गार्जियन है तो आपकी ड्यूटी है कि आप 6 से लेकर के 14 साल तक का अगर कोई आपका बच्चा है तो उसको आप एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको याद करने की सच बताता हूँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको एज इट इज याद रखना होगा। और कई बार तो पूछ लिया जाता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है तो ये आर्टिकल 51A के कौन से क्लोज के अंदर दी हुई है, तो क्लोज भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है ये भी पूछ लिया जाता है, कहाँ से ली गई है। यूएसएसआर जो उस समय होता था, सोवियत संघ जो होता था उस समय उससे ली गई थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से, सरदार स्मरण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ली गई थी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको जोड़ा गया था। शुरुआत में केवल 10 थी, उसके बाद 86th अमेंडमेंट से 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, जो कि हमारी आर्टिकल 51A क्लोज की है, जो कि क्या कहती है इसको, सीधी सी बात, आर्टिकल 51A क्लोज के का तो आप सीधा सा आपको ध्यान रह जाएगा 86th अमेंडमेंट 2002, राइट टू एजुकेशन, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हम यहीं तक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपका अपना चैनल है। और अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़ों का, माता पिता का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने संविधान का और उसके आदर्शों का, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आपने देख लिया होगा ना कि संविधान और फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान का जो है मैं कहता हूँ बार बार सम्मान कीजिए, उसके आदर्शों का सम्मान कीजिए। आर्टिकल 51A क्लोज ए, तो उसका सम्मान कीजिए। आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, हमारे सैनिकों का सम्मान कीजिए जो दिन रात जो है हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर के ऊपर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कीजिए। और अंत में इतना और कहता हूं कि समय पर अपना कोरोना का टीकाकरण, वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि सरकार और प्रशासन का कोरोना के विरुद्ध जो अभियान है हम उसमें अपना योगदान दे सकें। और जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकले, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी सुनने में आ रहा है कि नया वेरिएंट आने वाला है, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, पिछले से भी ज़्यादा। तो प्लीज़ अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपका बस आज मैं आपसे यहीं से इजाज़त लेता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आर्टिकल 45 से लेकर के 51 जो कि कल हमने किया था, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और मंडे से जो है हम IPC CRPC भी शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए आज बस इतना ही हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।